नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। 2016 के पहले शो के साथ अली बुखारी और कानून और आप दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबको नए साल की मुबारकबाद देता चलूँ। मैं पिछले हफ्ते आ नहीं सका था, कुछ ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब उम्मीद ये है कि अब आगे हमारा साल का आगाज़ हो गया है और पूरे भरपूर ज़ोर शोर के साथ हम आगे चलेंगे और इंशाअल्लाह इस साल में जो भी कोई नए चैलेंजेस आते हैं, जो भी कोई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी नई अच्छी बातें आती हैं, जो भी कोई बेनिफिट्स आते हैं, हम सारी चीज़ों को मिलके डील करेंगे। अब तो काफ़ी सालों का हमारा प्रोग्राम चल रहा है और जब भी कोई नया साल शुरू होता है तो कोशिश यही होती है कि एक पिछले साल का पूरा रिकैप किया जाए और उसके बाद फिर नए साल का कोई ना कोई प्लान बनाया जाए। लेकिन आज मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। आज मेरा जो मकसद है प्रोग्राम शुरू करने का इस वक्त वो सिंपली ये है कि मैं आप लोगों से बात करूं, आपकी कॉल्स लूं और बात को आगे लेके चलूं। सबसे पहले सिर्फ इतना कहता चलूं कि इंशाल्लाह इस हफ्ते बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात होगी। मैंने पिछले साल भी अनाउंस किया था कि एक हफ्ता मैं मैनचेस्टर में जाया करूंगा, एक हफ्ता मैं बर्मिंघम में जाया करूंगा। मुझे अभी भी कॉल्स आती हैं कि जी आपके बर्मिंघम उधर मैनचेस्टर ऑफिस गए थे तो दफ्तर बंद था, या उधर साउथ हॉल ऑफिस गए थे तो दफ्तर बंद था। मैंने बड़ा क्लियरली अनाउंस किया था कि हमने अपनी फर्म को कंप्लीटली पेपर फ्री कर दिया है। पेपर फ्री करने का मतलब ये कि तमाम फाइलें, तमाम कागजात, वो सारा कुछ जो जमा करते करते इतनी जगह चाहिए होती है दफ्तर में, हमने वो सब खत्म कर दिया। अब अगर आप मेरे पुराने क्लाइंट हैं, आप मेरे दफ्तर में अगर आते हैं एक अपॉइंटमेंट के लिए, तो जाते हुए आपकी ओरिजिनल फाइल पेपर्स वाली आपके हाथ में थमा दी जाती है कि आप अपनी फाइल लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपका हर कागज, आपका हर लेटर, आपकी हर चीज हमारे पास अब सिस्टम पे मौजूद है। कल को जब कोई आपके केस से रिलेटेड कोई चीज आती है तो ओरिजिनल पेपर्स आपको उसी वक्त पोस्ट कर दिए जाते हैं और जो पेपर्स हमारे पास आते हैं उनको हम स्कैन करके फाइल के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर डाल देते हैं। उससे फायदा ये है कि अब हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जब भी कॉल करें आपको आपके केस का अपडेट ऐसे मिलता है। उसमें यह नहीं होता कि अच्छा जी फाइल ढूंढनी पड़ेगी, किसके पास है, केस वर्कर कौन है जी, क्या हो रहा है। मैंने वो सारी घिसी पिटी पुरानी धकियानूसी किस्म की बातें और आदतें खत्म करने का फैसला किया। अब क्या हो रहा है, इल्फर्ड ऑफिस जो हमारा होता था गैंडसिल पे, बंद हो चुका है, उसको भी 3-4 महीने हो चुके हैं। साउथ हॉल ऑफिस भी मैं बंद कर चुका हूं और मैनचेस्टर ऑफिस भी बंद कर चुका हूं। उनको बंद करने का मकसद ये नहीं था कि जी हम बेचारे मासूम हो गए, काम नहीं संभाला जा रहा, करना नहीं आ रहा, नहीं। करने का मकसद ये कि जब आपने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है तो फिर हमें 4 दफ्तरों की जरूरत नहीं है। इसलिए आज मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता था, क्योंकि आज भी एक साहब आए थे और कहते हैं वो जी मुझे किसी ने बताया था कि जी बुखारी से तो काम नहीं संभाला जा रहा, तो इसलिए उनको दफ्तर बंद करना पड़ रहा है। अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई मुसीबत नहीं है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। आप अभी मेरे दफ्तर आते हैं, मैं फिचली हेड ऑफिस में रोज बैठता हूं और सारा काम मैं अपने फ़ोन से कर सकता हूं। ये मेरी एक आईटी की एक तख्लीक है, एक आईटी का मैंने एक फ़ायदा उठाया है कि आजकल के ज़माने में जब इंटरनेट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू हम मैसेजेस भिजवा सकते हैं, हम अपना सब कुछ डाउनलोड करके एक सिस्टम को अपने फ़ोन के ऊपर देख सकते हैं, तो क्यों ना वो सिस्टम बनाया जाए। अब मैंने इसलिए आज शो के ऊपर मैंने इसका जिक्र किया कि अगर आप सुन रहे हैं और आप अभी भी सोचते हैं कि जी वो 4 ऑफिसेज हर जगह चल रहे हैं, अब 4 ऑफिसेज मैं नहीं चला रहा, मैं सिर्फ एक ऑफिस चला रहा हूं जो हमारा फिंचली का हेड ऑफिस है। वहां मैं बैठता हूं सारा हफ्ते में एक दिन मैं जाता हूं मैनचेस्टर और उससे अगले हफ्ते में मैं जाता हूं बर्मिंघम, फिर उससे अगले में मैनचेस्टर जाता हूं, फिर अगले हफ्ते बर्मिंघम। सारा महीना ऐसे गुजरता है कि 2 ट्रिप्स बर्मिंघम के हैं, 2 ट्रिप्स मैनचेस्टर के हैं। वहां के लोगों से भी मुलाकात होती है, वहां से जो काम मैं पकड़ता हूं उसको भी बैठ के मैं अपने फिचली हेड ऑफिस में करता हूं। ठीक है जी, ये एक थोड़ा सा मैंने शेयर आज इसलिए कर लिया कि बहुत फैला लेने से 20-20, 30-30 लोग रख लेने, मैंने वो भी करके देख लिया, उससे काम का स्टैंडर्ड नहीं बनता। स्टैंडर्ड बनता है जब आप अपने तरीके से, अपने स्टैंडर्ड से सही चीज को लेके चलते हैं। और अब मैं वापस उस चीज के ऊपर काम कर रहा हूं, अपना सारा एक डेटाबेस बना के। ये तो जी मेरी अपनी खबर हो गई 2016 की, आप कह लें कि जो मेरी एक रेजोल्यूशन है कि मैंने आगे कैसे चीज को लेकर चलना है। एक सिंपल काम करना है, काम को पकड़ना है, सही तरीके से डील करना है, क्लाइंट को पूरी रिस्पेक्ट देनी है। मैंने पिछले साल अनाउंस किया था कि हमने अपना अपील्स यूनिट बनाया है, माशाल्लाह उसके अंदर बहुत कामयाबी है। मेरे पास इतना अपील्स का काम है कि मुझे और किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं। लेकिन वादा आपसे क्या था उस वक्त भी कि पहले दिन
आप जब अपनी अपील फाइल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अब आगे आपकी अपील में क्या क्या हो रहा है। जिस दिन आपकी हमें हियरिंग डेट का नोटिस आता है, मैं आपके साथ अपनी एक मीटिंग बुक करता हूं जिसमें मैं आपके साथ बैठ के सारा डिसाइड कर लेता हूं कि किस दिन हमने क्या करना है, आपके नोट्स कब बनने हैं, आपने पैसे कब पे करने हैं, आपके एविडेंस क्या आना चाहिए, आपके विटनेसेस क्या हैं, ये सब कुछ हम डिसाइड कर लेते हैं। मजा आता है काम करने का, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। नाज़रीन, मेरा ख्याल है अब अपना सीधा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं तो काफ़ी देर से आप लोगों से बातें नहीं की थी, सो इसलिए बहुत बातें करने को हैं, लेकिन अपना सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या बातें निकलती हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, एक छोटा सा सवाल पूछना भाई आपसे। बताइए। मेरी जो नेक्स्ट जो नेबर है शी इज डिसेबल और उसका बेटा भी डिसेबल है और उसके जो हस्बैंड है वो है डिस्क्रिशन लीव पे, तो वो केयर अलाउंस ले रहे हैं। तो अभी क्योंकि उनकी एक्सटेंशन है डिस्क्रिशन लीव की, तो उनको उसके लिए काम करना जरूरी है या केयर अलाउंस पे ही उनका एक्सटेंशन हो सकती है? ओके, और कोई बात? और दूसरी बात यह कि यूरोप की अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर पाकिस्तान से किसी का करवाना हो, और अगर अवेलेबल है तो किस कंट्री के लिए अवेलेबल है? ओके, दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूं कि जी यूरोप में 29 कंट्रीज हैं। आप किधर जाना चाहते हैं? आप मुझे उस तरह से बात करें, आप मुझे उस तरह से बताइए, मैं आपको आगे से बता सकता हूं कि उस कंट्री में आपको कोई ऑप्शंस दे सकता हूं कि नहीं। इतना याद रखें एज अ जनरल रूल, जो यूरोपियन कंट्रीज, जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल यूरोपियन कंट्रीज हैं, यानी जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ये वो सारी कंट्रीज हैं जो पुराना वेस्टर्न यूरोप कहलाता है। यहाँ पे हालात सख्त हैं, यहाँ पे कवानीन सख्त हैं, यहाँ पे देशियों ने जाके ऑलरेडी बहुत मुंह काला कर लिया हुआ है, वो आपको देखना भी नहीं चाहते। जब जाके पेरिस में मुसलमान धमाके कर देते हैं या बेल्जियम से जाके टेररिस्ट पकड़े जाते हैं जो सारे मुसलमान निकलते हैं, तो फिर उनको इमिग्रेंट्स के आने से डर लगता है, फिर वो उन इमिग्रेंट्स को देखना ही नहीं चाहते, ना ही वो उनकी प्रेजेंस वहां पे चाहते हैं। उनको चाहिए कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लोग हम क्यों अपनी कंट्री में आने दें। सो उनके कवानीन और उनकी दीवारें बढ़ती जा रही हैं। मैं जो आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, मैं आपको ज्यादा ईस्टर्न यूरोप साइड के ऑप्शंस दे रहा हूं। मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं रोमानिया के, बल्गेरिया के। यहां पे वो ऑप्शंस हैं, आप शायद उम्मीद है कि लोगों के दिमाग से वो चीज़ हट चुकी होगी। वो जो जब किसी को सनफ्लावर सीड्स खाते हुए देखते हैं एल्फर्ड लेन पे खड़े हुए, तो कहते हैं कि जी सारे रोमानियंस ऐसे हैं। वो जिप्सीज हैं, वो सारे रोमानियंस नहीं हैं। अगर आप प्रॉपर रोमानियंस को देखें, कितने पढ़े लिखे, कितने एडवांस्ड, कितने वेल ड्रेस्ड, कितने वेल मैनर्ड लोग हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि रोमानिया के अंदर बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। उसी तरह बल्गेरिया को देखें, बल्गेरिया में मेरे काफ़ी लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, खुश हैं, सेटल हो रहे हैं। वहाँ पे मैं ऑप्शंस दे सकता हूँ। आपने हंगरी की तरफ जाना है, वहाँ ऑप्शंस हो सकते हैं। आप लाटविया की तरफ जाते हैं, लिथुआनिया की तरफ जाते हैं, पोलैंड की तरफ जाते हैं, यहाँ पे इन सब कंट्रीज में ऑप्शंस मिल सकते हैं। ये वो जगह हैं जो अभी बढ़नी शुरू हो रही हैं, ये वो जगह नहीं है जो ऑलरेडी जर्मनी, फ्रांस के लेवल पे पहुंच चुकी हैं। सो आपको क्या चीज़ समझनी है कि अभी जिन लोगों ने यहाँ पे जाके कुछ 5-7 साल का वक्त गुजार लिया, वो बहुत अच्छे सेटल हो सकते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ सकता है। सो इस तरह से मैं देख के इन कंट्रीज का मैं आपको ऑप्शन देता हूं। जो आपका पहला सवाल था कि जी वो साहब है, उनकी डिस्क्रिशनरी लीव है, वो काम नहीं करे लेकिन केयरर्स अलाउंस ले रहे हैं, तो क्या उनको कोई प्रॉब्लम होगी, उनको कोई काम करना पड़ेगा? केयरर्स अलाउंस मिलने का मतलब है कि ये उनकी जॉब है। आप इसको इसी तरह से ट्रीट करते हैं कि जी मैं आपकी केयर करूंगा और आप मुझे उसके लिए पैसे देंगे। सो उनमें वो बेनिफिट्स के अंदर भी नहीं आता और ना इसके अंदर उनको कोई और काम करने की जरूरत है। उनको प्रूफ सिर्फ ये करना है कि जब उनके पास डिस्क्रिशनरी लीव थी तो क्या वो कोई बेनिफिट्स तो नहीं ले रहे थे। अगर वो कोई बेनिफिट्स नहीं ले रहे थे और कोई काम कर रहे थे, अब काम क्या होता है, या वो बाहर जाके किसी एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं जहां पे उनको पैसे मिलते हैं, या फिर वो अपने घर में किसी को लुक आफ्टर कर रहे हैं और उनके केयरर के तौर पर रह रहे हैं, तो उनको एक अलाउंस मिलता है अपना ख्याल रखने के लिए, ताकि वो बेनिफिट्स के ऊपर ना पड़े। तो इंशाल्लाह इसमें उनको कोई किसी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। और जी अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो sir. Good evening. How are you? गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? I'm okay, thank you. I have a few questions if you can help me for that. I got married to my wife. She's European Union, and we got married 6 years ago. And I've got a visa after 1 year marriage. I don't know what is the next procedure for that. When I got the renew or what will the next visa I've got. I don't know. If you can just let me know. I mean, what is the story? I need to ask you a couple of questions very quickly, and if you want the whole story, then probably this is not the right place for it. But let me just ask you a couple of questions. Has your wife been working throughout? Yeah. Has she been exercising treaty rights throughout in the UK? Yeah. And you've been living together? Yeah. Genuine subsisting marriage. Do you have any kids? Yes.
Okay, fantastic. So, basically, all you need to understand, and this is a very basic concept that you need to understand. You are the dependent of an EEA national who is exercising treaty rights in the UK. Full stop. As you've spent 5 years together, if you have spent 5 years together, throughout which time she has been working or exercising treaty rights in some other way, and she has been living with you in the UK, you are still in a genuine subsisting marriage, you are able to apply for the permanent residence permit, the PR, in the UK. Okay, it's as simple as that. There's nothing too complicated about that. All you need to show is that she's been exercising treaty rights, that you are in a genuine subsisting marriage, you have been living together in the UK, and everything is fine, you're still continuing. That's all you need to show, and on that basis, you'll be able to get it. Your time starts from the day when she was exercising treaty rights and you were together. So if on the day of your marriage, she was already working, and from that date onwards, you started living together, which could have been 5 years ago, or 6 years ago, or 5.5 years ago, whichever date that time started from, 5 years from there, you can apply for the permanent residence. Okay? अब मैं उर्दू में जल्दी से बताता चलूँ इन्होंने क्या पूछा है। कहते हैं 6 साल पहले इनकी शादी हुई किसी यूरोपियन नेशनल से, और वो उसके बाद अब ये पूछना चाह रहे हैं कि अब ये क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्टेटस लेने के लिए। और मैंने इनसे पूछा क्या वो काम करती रहीं, क्या ये इकट्ठे रहते रहे हैं, क्या वो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करती रहीं। अगर वो सब कुछ चलता रहा है तो जैसे ही इनके 5 साल कंप्लीट होते हैं ये परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके लिए इनको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन जाती है, होम ऑफिस की फीस जाती है, इनके सारी डॉक्यूमेंटेशन जाती है, वाइफ के तमाम डॉक्यूमेंटेशन जाती है, ये शो करने के लिए कि वो अपने ट्रीटी राइट्स किस तरह से एक्सरसाइज करती रही हैं, और उसकी बेस पे इनको इंशाल्लाह परमानेंट रेजिडेंस मिल जानी चाहिए। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं बुखारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। अच्छा बुखारी साहब, मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जी। हमारा बच्चा है, वो है यूरोपियन, आयरिश पासपोर्ट है उसके पास। ओके ओके एंड और हमें मिली थी डिस्क्रिशनरी लीव, सेकंड जा रही है। ओके तो हमने 3-4 महीने बाद इंडेफिनेट अप्लाई करना है जी। तो मुझे किसी ने बताया कि आप बच्चे का स्पॉन्सर बना के आप EEA PR एप्लीकेशन करके तो आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगा, उसमें आपके पैसे कम लगेंगे और आपका वो 3-4 महीने में हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा जी, फिर ये है कि मैं तो बहुत स्केयर हो गया। मैंने कहा अभी तो हमारे वैसे ऑटोमेटिकली 4 महीने रह गए इंडेफिनेट के लिए, आफ्टर 6 years वी हैव टू अप्लाई। और मेरे बच्चे के पास 2012 में ब्रिटिश पासपोर्ट भी ले लिया था हमने। ठीक है। पहले आयरिश था, फिर ब्रिटिश था। Very तो good. आपने और हमने अप्लाई करना है उसके लिए इंडेफिनेट के लिए जी। तो उसमें हमें लाइफ इन द UK करना पड़ना है या नहीं, उसकी भी एग्जाम्पशन है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? सर मुझे पहले ये बताइए, ये जो साहब जिन्होंने आपको सब कुछ बताया, आपकी इनसे कोई दुश्मनी है? पता नहीं मुझे। आपने कोई पैसे देने हैं इनके? नहीं कुछ नहीं। आपने कोई इनकी भैंस बकरी तो नहीं मारी? नहीं कुछ नहीं किया। वो गुस्सा तो कुछ निकाल रहे हैं वो आपके ऊपर जी। पता नहीं, ये तो आप वो जानते हैं। ओके, मैं आपको इतनी बात बता दूं, चले ब्रेक के बाद आंसर करता हूँ जी, मुझे मना कर दिया गया है, वरना मैं आपको बड़ा इसका जवाब अभी देने लगा। चलें ब्रेक से वापस आते हैं, अपना सिलसिला जारी रखते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर में दोबारा।